विपुल, मुझे बताइए कि महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई स्तरों पे सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं और इसमें सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों की जो संवेदनशीलता है और सीरियसनेस है वो दिखती है। जी सर। कई जगह रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। आप देखिए कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन मिलने वाला है। मुझे बताइए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और अगर नहीं तो क्या प्रावधान होने चाहिए, और अभी तक इस संबंध में क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जा रहा है? ये एक सिस्टम है, महिलाएं हायर डिसीजन मेकिंग में एंट्री कर सकती हैं इसके माध्यम से। सर अभी मेरे ख्याल से अभी यूपीएससी में शायद रिजर्वेशन प्रावधान अवेलेबल नहीं है। उसका सर एक ये वजह हो सकती है कि सिविल सर्विस को एक टॉप जॉब माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि मेरिटोक्रेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उसकी वजह से शायद रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया गया। परंतु सर मैं गुजरात सरकार के एग्जांपल दूं तो गुजरात सरकार में जो सिविल सर्विस होती है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और उसकी वजह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो गवर्नमेंट जॉब्स में है उसमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर भी सर सोचना चाहिए। ठीक है, आप इसके समर्थन में हैं? जी सर। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की, आपका वैकल्पिक विषय भी रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जॉन रॉल का एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे वह ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन होता क्या है और क्यों इसकी संकल्पना की गई जॉन रॉल के द्वारा? सर एक ओरिजिनल पोजीशन है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जो भी लोग साथ मिलकर जो जस्टिस की प्रस्तावना सोचेंगे तो उनको किसी के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। और वो ओरिजिनल पोजीशन इसलिए कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सभी लोग जो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में जो सोचने वाले हैं वो एक ओरिजिनल पोजीशन के वहाँ पर डिसाइड होंगे, उसके बाद वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो जॉन रॉल का जो जस्टिस का सिद्धांत है उसमें आपको कहीं पे भी रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ झलक मिलती है? सर जो जॉन रॉल ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया उसमें 3 कॉन्सेप्ट है। पहला इक्वालिटी ऑफ लिबर्टी, दूसरा देखा जाए तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरा में सर जो डिफरेंशियल प्रिंसिपल उन्होंने दिए हुए उसके तहत हम देख सकते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशंस की बात की है सर। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, जैसे कि हॉब्स लॉ और रूसो के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्कूल ऑफ थॉट से माना जाता है। उसमें भी उन्होंने मतलब नेचर के बारे में बात की है और उसमें व्यक्ति के कैरेक्टर का एक चित्रण किया है, लेखा जोखा रखा है और स्टेट के कैरेक्टर को फिर बनाया है। तो सेम ओरिजिनल पोजीशन से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को निकालने के क्रम में क्या आपको लगता है कि जॉन रॉल भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के स्कूल से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? सर जो बेसिकली दोनों में डिफरेंस देखा जाए ना तो जॉन लॉक हो गए और थॉमस होब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उनका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट क्रिएशन का था। उनका ऐसा मानना था स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूटिलिटी, जबकि जॉन रॉल्स का उद्देश्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जस्टिस के बारे में था। तो सर एक कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का एडॉप्शन किया है, परंतु दोनों का अप्रोच और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषय की भी आपने पढ़ाई की है। भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है जिसे हम